हम रिवीजन के लिए आपको फिर से बार समझा रहे हैं। तो हमने इसमें देखना है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं? जब किसी पदार्थ के गुण बदलना या कोई दो पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है बच्चों, इसी में जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाना, रंग में परिवर्तन हो जाना, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो जाना, तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अगला है हमारा रासायनिक समीकरण। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को सरल और शीघ्रता से करने के लिए हम जो तत्व या जो पदार्थ है उनको संकेतों के रूप में लिखते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि दो या दो से अधिक संकेतों के बीच में हमें धन का निशान अवश्य लगाना पड़ता है। और जो उत्पाद होते हैं तो उत्पादों को तीर के निशान से दर्शाया जाता है। और उत्पाद में भी दो या दो से अधिक उत्पादों को के बीच में धन का निशान लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि समीकरण संतुलित है अथवा नहीं। तो अगर संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उत्पादों की मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। उत्पादों की मात्रा में परिवर्तन करने से अभिकारकों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। तो अभिकारकों की मात्रा में परिवर्तन करने से उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हम अभिकारकों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। अभिकारक यानी मिलाए जाने वाले तत्व, और अभिकारकों की मात्रा में परिवर्तन करने से हमारे उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान देखना होता है कि समीकरण संतुलित तभी माना जाता है जब अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान होती है। तो यही समीकरण को संतुलित करने का जो महत्व है। अब अगला हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। यह जैसे यहाँ समीकरण दिया है Mg+O2। अब बच्चों, ध्यान देने की बात है कि Mg की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो इससे जो उत्पाद बना है वो MgO है। तो इसमें Mg भी 1 है, O भी 1 है। अब ऑक्सीजन जो 2 हमने लिया है अभिकारक के रूप में, तो इसकी संख्या भी हमें उत्पाद में दर्शानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि Mg को भी हम मात्रा बढ़ा के 2 कर देते हैं, तो 2Mg+O2, और हमारा जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा 2MgO। तो बच्चों, इसको समीकरण का संतुलित करना कहा जाता है। ठीक है। और यही महत्व है कि अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा समान हो तभी वह हमारा रासायनिक समीकरण सही माना जाएगा। आगे है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कई 5 प्रकार की होती हैं। जो पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मिलना, जोड़ना या मिलना। तो इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक साथ मिल जाते हैं और एक नए पदार्थ या नया उत्पाद बनाते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस संयोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि पाउडर है, ऐसे लिखा है, तो ये भौतिक अवस्था दर्शाता है कि ये पाउडर है। और दूसरा इसमें दिया है कि +H2O, इसके आगे L लिखा है, तो L यानी जल है। तो इसमें जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है या चूने के पाउडर को चूने में मिलाया जाता है तो CaOH2Aq यानी जलीय विलयन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनता है और उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि दीपावली के समय पर चूने को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने के बाद फिर उसमें ऊष्मा निकलती है और जो घोल बनता है वो कहलाता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल। तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से कोयले को वायु में जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यह भी संयोजन अभिक्रिया होती है।
हाँ, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरी पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी बच्चों हम देख रहे हैं वियोजन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वियोजन का मतलब होता है अपघटन या टूट जाना। तो वियोजन में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या खंडित हो जाता है, बिखर जाता है। तो इसमें उदाहरण लिया है 2FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि पाउडर के रूप में है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 पाउडर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनके आगे बच्चों संकेत रूप में G लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों गैसें हैं। तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है या बिखर जाता है। तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगले पेज पर दिया हुआ है बच्चों सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड 2AgCl, और ये चूर्ण है, पाउडर है। इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। सिल्वर पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाता है और क्लोराइड जो है गैस, तो वो क्लोरीन गैस निकल जाती है। इसी तरह से बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड का दिया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमाइड से अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगली है विस्थापन अभिक्रिया। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि इसमें प्रबल तत्व दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। प्रबल तत्व यानी जो तीव्र क्रियाशील तत्व होता है वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तो बच्चों हमने 9th क्लास में इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखा था। वो ये था कि जिंक की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और जिंक हाइड्रोजन को सल्फेट से हटा देता है। तो हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें एक उदाहरण दिया है आयरन के चूर्ण को या लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और घोल में फेरस सल्फेट का घोल बन जाता है। ठीक है, और कॉपर विस्थापित हो जाता है जो चूर्ण के रूप में या नीचे जमा हो जाता है अपक्षेप के रूप में। तो बच्चों इसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में दोनों तत्व एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं उनके यौगिकों से। तो इसको एक अलग नाम से यौगिकों का आदान प्रदान भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, यौगिकों का आदान प्रदान। तो उदाहरण के रूप में दिया है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो इन दोनों घोलों को जब मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। तो इस तरह से बेरियम ने सोडियम को हटाया और सोडियम ने बेरियम को हटाया, तो दोनों के बीच का आदान प्रदान कहलाता है। तो बेरियम सल्फेट का पाउडर प्राप्त होता है और NaCl का जलीय घोल प्राप्त होता है, जिसे आयनों का आदान प्रदान भी कहा जाता है। बच्चों दूसरी है उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ जाना, यानी किसी तत्व को हवा की उपस्थिति में रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसके ऑक्साइड बना लेता है। तो इसमें दिया है 2Cu + O2, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो इस पर काली परत जम जाती है, पाउडर के ऊपर काली परत जम जाती है और जब इसी पर हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और गर्म करते हैं तो यह काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इसमें से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो बच्चों इसको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला है तो उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। इन दोनों के
एक साथ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना इसको कहेंगे अपचयन, यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का हटना, तो ये अपचयन कहलाएगी। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन के जुड़ने को उपचयन और ऑक्सीजन के हटने को अपचयन बोला जाता है। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जोड़ना ये कहलाती है उपचयन, और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का हटना ये कहलाती है अपचयन अभिक्रिया बच्चों। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक ऑक्साइड से जिंक हट जाता है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो बच्चों ये भी अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। आगे हम देखना है कि क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। क्या हम रोज उपचयन अभिक्रियाएं यानी ऑक्सीजन के जोड़ने को देख सकते हैं। तो बच्चों पहली अभिक्रिया इन्होंने दी है, पहला एग्जाम्पल या पहला नाम जो इन्होंने दिया है वो है संक्षारण का। तो बच्चों संक्षारण से मतलब क्या होता है? संक्षारण से मतलब होता है कि लोहे की वस्तुओं का या धातुओं का नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनका नष्ट होना या संक्षारित हो जाना। तो हम देखते हैं कि लोहे की वस्तुएं बारिश के मौसम में आर्द्रता युक्त वायु से, आर्द्रता यानी नमी, तो आर्द्रता युक्त वायु से अभिक्रिया करती हैं तो वो संक्षारित हो जाती हैं और इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना या संक्षारण कहा जाता है। तो धीरे धीरे लोहा जो है संक्षारित या नष्ट होने लगता है और लोहा टुकड़ों में टूट के या छोटी छोटी परतों में टूट के नष्ट होने लगता है या बिखरने लगता है। ठीक है, तो इसको बच्चों संक्षारण बोला जाता है। और लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए इन पर या तो तेल लगा दिया जाता है या ऑयल लगा दिया जाता है या इन पर ग्रीज लगा दिया जाता है, जिससे चिकनाई लोहे की ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देती और वो संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, और एक होता है गैल्वेनीकरण या अयस्क लेपन, तो लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिला दिया जाता है जिससे लोहा इनके नमी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। बच्चों अगला हम इसी में देख रहे हैं कि विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता? जैसे आपने देखा है कोई चीज़ ताज़ी बनती है तो उसका टेस्ट अलग होता है और कुछ समय बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। तो ऐसा क्या होता है? ऐसे एग्जाम्पल अधिकतर वसायुक्त या तेल से जो पदार्थ बनते हैं उनमें उदाहरणों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। तो जैसे घर में नमकीन वगैरह बनता है तो उसको हम देखा कि 1-2 दिन तक वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में जब वो धीरे धीरे डिब्बे में रखा है उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो उसका टेस्ट भी बदल जाता है नमकीन चीज़ों का या नमकीन का, और उनकी गंध भी बदल जाती है और बहुत बार देखेंगे हम तो उनका स्वाद बदल जाता है और वो मुलायम पड़ने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि ये पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड बनने से इन चीज़ों का स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाते हैं। तो बच्चों इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों की स्वाद और गंध बदलने से रोकने के लिए तेलीय और वसायुक्त यानी तेल में तले हुए जो पदार्थ होते हैं तो इनको रोकने के लिए आपने देखा है कि आपके पास जो कुरकुरे और चिप्स के जो पैकेट आते हैं तो वो थैलियाँ फूली हुई रहती हैं। उन थैलियों में से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो भी होती है उसको हटा दिया जाता है और उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, नाइट्रोजन से प्रभावित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन क्यों भर दी जाती है? इसलिए भर दी जाती है कि ऑक्सीजन सक्रिय गैस है, वो सभी धातुएं सभी तत्वों के साथ में ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है। तो वो क्या करती है कि पैकेटों में जो हमारे खाद्य पदार्थ भरे हुए हैं कुरकुरे चिप्स वगैरह, इनकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देती, यानी इनको ना तो इनकी गंध बिगड़ने देती है ना ही इनका स्वाद बिगड़ने देती है। तो बच्चों आपने देखा है कि ये पैकेट 2-3 महीने बाद भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इनका टेस्ट भी हमको वैसे मिलता है और ऐसे लगते हैं जैसे कि ये ताज़ा हों। तो ये कुरकुरे भी रहते हैं, कड़क भी रहते हैं और इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से विकृत गंधी होने से बचाने के लिए
इन पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। नाइट्रोजन से प्रभावित करना यानी नाइट्रोजन गैस इनमें भर दी जाती है और जो भी ऑक्सीजन है उसको हटा दिया जाता है, सुखा लिया जाता है। तो इस तरह से ये खाद्य पदार्थों की ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होने देते हैं और ये विकृत गंधी होने से बच जाते हैं। और इसी तरह से लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पर तेल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं। आपने देखा होगा दीपावली पर आपके लोहे के खिड़की दरवाजे जो होते हैं तो उन पर वार्निश पोता जाता है, तो वार्निश पोत कर भी लोहे की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने से हम लोहे को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से संक्षारण से और विकृत गंधिता से इन वस्तुओं को या इन चीज़ों को बचाया जा सकता है। और बच्चों इसी चैप्टर में हमने देखा है अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं ये भी हमने देखा। तो इन अभिक्रियाओं में हमने देखा पहला है संयोजन यानी जुड़ जाना, ठीक है, और दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया यानी टूट जाना या बिखर जाना या अपघटित हो जाना। और तीसरी अभिक्रिया बच्चों हमने देखी विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया में प्रबल तत्व दुर्बल तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी जो तेज क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। और अगली इसी में हमने देखी द्विविस्थापन, तो इसमें क्या करते हैं दोनों तत्व एक दूसरे को उसके यौगिक से हटा देते हैं, तो इस अभिक्रिया को आयनों का आदान प्रदान भी कहा जाता है। और इसके बाद अभिक्रियाएं जो हमने देखी वो एक साथ दो अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिन्हें बोला जाता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं का दिया हुआ है। तो उपचयन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ तत्व का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेना, ठीक है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना यानी उस पदार्थ का ऑक्साइड का बन जाना, तो ऑक्साइड बनने को अपचयन बोला जाता है। और ऑक्सीजन निकलने को, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलने को अपचयन बोला जाता है। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। और बच्चों इसी चैप्टर में हमने देखा रासायनिक समीकरण या रासायनिक क्रियाएं। तो रासायनिक क्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाएं उन्हें कहते हैं जो पदार्थ के गुण बदल जाएं तो उसे रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। अब रासायनिक क्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो पदार्थों के गुण बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी तरह से बच्चों हमने देखा कि हमें समीकरण को संतुलित करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, संतुलित करते समय हम ध्यान रखते हैं कि अभिकारकों की मात्रा और उत्पादों की मात्रा एक ही होना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा में अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमको समीकरण दिया हुआ है तो हम उसमें उत्पाद की मात्रा को परिवर्तित कर देते हैं। तो उत्पाद की मात्रा को परिवर्तित करने से हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें था रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने देखा, उनके प्रकार देखा और विकृत गंधिता और संक्षारण क्रियाएं देखी और इनको बचाने के हमने उपाय देखे। तो इस तरह से बच्चे हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है।